Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will discuss the most important topic for class 12th from surface chemistry, that is coagulation of colloidal solution, Hardy-Schulz rule and protection of colloidal solution and gold number. Now let's we start. What is coagulation of colloidal solution? Now the coagulation of colloidal solutions के पढ़ने से पहले देखिए हमने प्रिपरेशन ऑफ colloidal solution पढ़ा, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि हमने क्या किया कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जब हमने फॉर्म हुआ किससे, ब्रैडी-कार्प मेथड से लिया था हमने, जैसे है ना। तो कोलाइडल सॉलिड सॉल्यूशन है, मान लीजिए वो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ब्रैडी-कार्प मेथड से, ब्रैडी-कार्प मेथड से जो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ या फिर किसी भी मेथड्स के थ्रू जो भी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म किया, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते थे, हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डालते थे। क्या डालते थे? इलेक्ट्रोलाइट्स डालते थे ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स डालने की वजह से वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता, स्टेबल हो जाता होता था। लेकिन अगर जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स उसको स्टेबल करने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स हम एक्सेस अमाउंट में डाल देते हैं तो होगा क्या कि मान लीजिए हमारे पास जैसे AS2S3 क्या है, एक सोल है। अब हमने पढ़ा हुआ था दो सोल्स के बारे में पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने पॉजिटिव सोल, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था नेगेटिव सोल। तो पॉजिटिव सोल्स के लिए हमने पढ़ा था कि जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे कैसे सोल होंगे, पॉजिटिव सोल्स होंगे। और जितने भी सल्फाइड सोल्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव सोल्स होंगे। तो यहाँ पे AS2S3 हमारे पास कैसा सोल है, एक नेगेटिव सोल है। कैसा सोल है ये, एक नेगेटिव सोल है। अब इसमें होता क्या है कि हमने मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया इसको स्टेबल करने के लिए, है ना। तो इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया, ऐड कर दिया इस AS2S3 सॉल्यूशन को स्टेबल होने के लिए। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया वो लिया हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो यहाँ पे ये जो AS2S3 है हमें पता है कैसा सोल है, नेगेटिव सोल है। BaCl2 में क्या है भाई, Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या करता है कि जो ये नेगेटिव सोल है वो पॉजिटिव जो आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव सोल पॉजिटिव आयंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ जो कोलाइडल सोल है उसमें क्या हमारे पास नेगेटिव 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 है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया था उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन जो नेगेटिव सोल होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव सोल किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो होता क्या है कि ये नेगेटिव इसके साथ, इस पॉजिटिव वाले के साथ मिलके दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, है ना। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने के कारण ये क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट या फिर कोगुलेट हो जाते हैं। होता क्या है कि ये फिर वहां नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इसे और देखिए कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है ना। तो यहाँ क्या हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है। ये जो प्रोसेस हुआ था इसमें क्या था कि इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, AS2S3 सॉल्यूशन फिल कर दिया, AS2S3 सॉल्यूशन। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया BaCl2। अब ये पता है AS2S3 कैसा है, नेगेटिव है।
BaCl2 में Ba पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। जब एक्सेस अमाउंट में इस इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर डालेंगे तो जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है ये क्या करना शुरू कर देगा, कोगुलेट होना शुरू कर देगा। क्यों होगा ये कोगुलेट? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करके क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये नीचे क्या बैठ जाते हैं, सेटल डाउन, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। नाउ वी कैन राइट phenomena, the phenomena of कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन कह दीजिए आप, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन by the addition of the excess of an electrolyte is called coagulation of the solution, is called coagulation of the solution. Now mechanism of this the particle of disperse phase, जो पार्टिकल्स है डिस्पर्स फेज में हैव सम चार्ज, when an excess amount of electrolyte is added in this solution, it attract opposite charge, and become neutralize, and as a result to get coagulated, और वो क्या हो जाते हैं, कोगुलेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किसका, व्हेन BaCl2 add in AS2S3 solution, then AS2S3 attract Ba positive from electrolyte and hence a result their charge get neutralized
एंड कोगुलेटेड, और क्या हो जाते हैं, ये कोगुलेट हो जाते हैं। कोगुलेट का मतलब ही क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होना या फिर फ्लगुटेशन, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में होना, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनना, उसे ही क्या कहते हैं हम, कोगुलेटेड कहते हैं। तो ये हमारे पास है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और उसका मैकेनिज्म। कोलाइडल सॉल्यूशन में उस फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब हम एक्सेस अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो क्या करते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, उनके चार्ज न्यूट्रलाइज होके और वो कोगुलेशन हो जाते हैं या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। होता क्या है इसके मैकेनिज्म में कि जो डिस्पर्सिंग फेज हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो फेज होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्स मीडियम। तो जो डिस्पर्स फेज है उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो वो डिस्पर्स फेज में जो भी सॉल्यूशन होगा वो जिस चार्ज का होगा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट में से अपोजिट चार्ज को और न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद वो क्या बना देते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए आप BaCl2 और As2S3 लेना। As2S3 सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, एक नेगेटिव सॉल्यूशन है। ये क्या करेगा, BaCl2 में से Ba पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज होके कोगुलेट फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ वी हैव कंप्लीट coagulation of colloidal solution. Now the next is Hardy-Skulls rule. Now the next is Hardy-Skulls rule. जैसे Hardy-Skulls rule में क्या होता है, उसको समझने से पहले देखिए, जैसे हर कोई इंसान है उसकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको हम ब्रिक्स उठाने के लिए कहते हैं तो वो उसके लिए कैपेबल नहीं होता, ठीक है। कुछ उससे बड़ा बच्चा आएगा तो वो एक ईंट को उठाने में कैपेबल होगा, उससे बड़ा आएगा वो 2 भी उठा सकता है ब्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे जो कोगुलेशन हार्डी-स्कुल्स रूल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर होता है। कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो कोगुलेशन है, कोगुलेशन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट। तो जो हार्डी-स्कुल्स रूल है वो किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड्स होता है। द coagulation of the coagulation capacity of different electrolytes are different। जो कोगुलेशन कैपेसिटी होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। अभी हमने कोगुलेशन कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जब हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर उसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं वो उस इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही क्या होता है, कोगुलेट होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है कोगुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो कोगुलेशन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट। तो अब इसमें है कि जो हार्डी-स्कुल्स रूल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वैलेंसी, डिपेंड किसके ऊपर है, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन किसके ऊपर डिपेंड होता है, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस के ऊपर होता है। जिसकी भी जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है, इट मींस ग्रेटर वैलेंसी, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा, कोगुलेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए
टू कोगुलेट AS2S3, ठीक है। हमने कहा कि जो AS2S3 है उसे हमें क्या करना है, कोगुलेट करना है। और हमारे पास जैसे आयन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और है बेरियम है और सोडियम है। तो यहाँ पे जैसे भाई AS2S3 है, वो कैसा सॉल्यूशन है भाई, हमें पता है कैसा है, नेगेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे Al के ऊपर कैसा चार्ज है, +3, Ba +2 और Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या कहा कि किसके ऊपर डिपेंड है, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस के ऊपर डिपेंड है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है भाई, +3, बेरियम की वैलेंसी कितनी है, +2, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा कोगुलेशन के लिए, तो वो क्या होगा भाई, सबसे पहले सबसे ज्यादा किसकी होगी, Al+3 की होगी। उसके बाद किसकी होगी, बेरियम की होगी, Ba पॉजिटिव +2, और उसके बाद किसकी होगी, Na पॉजिटिव की होगी, है ना। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दिया कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम वैलेंसी होगी कोगुलेशन उतना ही कम होगा। ये तो था हमारे पास नेगेटिव सॉल्व के लिए। अगर हम पॉजिटिव सॉल्व की बात करें, कहा पॉजिटिव सॉल्व, तो पॉजिटिव सॉल्व के लिए कहा, क्या कहा था, जितने भी हाइड्रोक्साइड है तो इट मीन्स FeOH थ्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे SO4, ठीक है, और हमने ले लिया जैसे C क्लोरीन, ठीक है, एंड PO4। तो यहाँ पे सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, -2, क्लोरीन के ऊपर -1 और PO4 के ऊपर -3। यहाँ पे फेरिक ट्राईहाइड्रोक्साइड कैसा है, हमारे पास पॉजिटिव सॉल्व है। तो इसकी जो कोगुलेशन कैपेसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, वैलेंसी ऑफ आयन। तो यहाँ पे सल्फेट की वैलेंसी कितनी होगी, -2, क्लोरीन की -1, PO4 की कितनी होगी, -3। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा कोगुलेशन होगा किसका होगा, PO4 -3 का। उसके बाद किसका होगा, सल्फेट SO4 -2, और उसके बाद किसका होगा, क्लोरीन का। तो यहाँ से जो हार्डी-स्क्रूज रूल है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस के ऊपर होगा। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा जो हार्डी-स्क्रूज रूल है, एक तो वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन ऑफ सॉल्व। साइन ऑफ सॉल्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास नेगेटिव सोल है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वैलेंसी को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव सोल हुआ तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव सोल को, नेगेटिव वैलेंसी को अट्रैक्ट करेगा। नाउ द फ्रॉम हियर वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू Hardy-Squirrel's rule, greater the valency of the active ion, greater will be its coagulating power. It depends on first sign of the colloidal solve and valency of the ion. First, for example, two coagulating AS2S3, the coagulating power
in the decreasing order is Al plus 3, Ba plus 2 and Na positive, ठीक है, and two coagulating FUS thrice the coagulating power in the decreasing order is that P of 4 minus 3 sulfate SO4 minus 2 and Cl negative. Now the next is protection of colloidal solution. Now we have complete coagulation of colloidal solution and Hardy-School's rule. Now the next is protection of colloidal solution. Protection of colloidal solution, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में नेचर ऑफ इंटरेक्शंस के बेस के ऊपर हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है लायोफोबिक, है ना, और दूसरा पढ़ा था हमने लायोफिलिक। जो लायोफोबिक लिक्विड heating and lyophilic is liquid loving, लिक्विड लविंग। अब होता क्या है हमारे पास की जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं, लिक्विड हीटिंग होते हैं, यानी कि जब हम इन्हें बना भी लेते हैं तो इन्हें बनाने के बाद प्रोटेक्ट करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये अगर एक बार बनने के बाद अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करें और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाए तो हम इन्हें दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्हें क्या करना होता है, हमें प्रोटेक्ट करना होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस को। तो अब इसमें कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर देखिए होता क्या है कि जो हमारे पास लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। किसके लिए करते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड, टू स्टेबलाइज। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं हम किसकी वजह से करते हैं, किसके लिए करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं इनको, ठीक है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये कोगुलेट हो जाते हैं। तो यहां से कोगुलेट होने के बाद हम यहां फिर इनका कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कर सकते। तो जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में कुछ ऐसे सब्सटेंस को ऐड किया जाता है कि जो उन्हें क्या कर दे, कोगुलेट होने से रोक दे, जो उन्हें क्या कर दे, कोगुलेट होने से रोक दे। उस टाइप के सॉल्यूशंस को, मतलब जो हम इनको, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोगुलेट से, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहेंगे। और उसे जो इनका प्रोटेक्शन होगा उसे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। होता क्या है कि मान लीजिए जैसे हमारे पास ये क्या है, एक लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक लायोफोबिक कोलाइड। तो जो लायोफोबिक कोलाइड है इसके अंदर हम क्या डालेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे स्टेबलाइट होने के लिए। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ हम इसमें क्या डाल देते हैं, लायोफिलिक सब्सटेंस भी डाल देते हैं। लायोफिलिक सब्सटेंस क्या कर देते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब लायोफिलिक सब्सटेंस जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो लायोफोबिक कोलाइड्स के बाहर क्या कर लेते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये लेयर किसकी है, लायोफिलिक कोलाइड्स की है। ये वाली जो लेयर है ये किसकी बन गई, लायोफिलिक। अब जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डालते हैं
तो वो इलेक्ट्रोलाइट किस में भाई, लायोफिलिक कैसे होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं, है ना। ये कैसे सब्सटेंस है, लिक्विड लविंग सब्सटेंस है। तो ये लिक्विड लविंग सब्सटेंस ये इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ लायोफोबिक कोलाइड्स तक पहुंचने ही नहीं देते, जिसकी वजह से जो ये लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं हमारी, ये क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ द process of protecting lyophobic colloidal solution from precipitation by the electrolyte due to the addition of some lyophilic colloids is called protection of colloidal solution। उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। द colloids which is added to prevent coagulation of the colloidal solution is called protecting colloid, is called protecting colloids। कि उस कोलाइड को हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स कहेंगे। किसको कहेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स को, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड ही क्या कर रहे हैं, उनको प्रेसिपिटेट होने से रोक रहे हैं। तो द नेक्स्ट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर में क्या होता है, इट इज द amount of protective colloids in milligram required to just the coagulation of 10 ml of gold sol and 1 ml of 10% solution of sodium chloride is added to it, इसे हम क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर कहेंगे। अब सोचिए हमारे पास होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, 10 ml गोल्ड सोल है,
10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई अगर हमने इसमें 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन किसका, NaCl का, NaCl क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसके अंदर 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन में 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऐड करेंगे तो ये क्या होगा भाई, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आना शुरू होगा, है ना। ये क्या होगा, प्रेसिपिटेटेड होंगे, है ना, या फिर कहिए कोगुलेटेड होंगे, कोगुलेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट होंगे या फिर इनका कोगुलेशन होगा। तो ये कह रहा है कि हम जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स यूज कर रहे थे, जो लायोफिलिक कोलाइड्स यूज कर रहे थे, वो कितनी यूज करें, मिलीग्राम्स के अंदर जो उसकी क्वांटिटी है वो कितनी यूज करें कि वो उसको प्रेसिपिटेट होने से क्या कर दे, रोक दे, प्रेसिपिटेट होने से रोक दे। यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, जो यहाँ पे मिलीग्राम में क्या हमारे पास, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है, प्रोटेक्टिव कोलाइड कि जो मिलीग्राम में जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है वो अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इन मिलीग्राम कितनी जरूरत है हमें क्या करने में, प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए। जब 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऐड किया जाता है किसके अंदर, 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन। नाउ दिस इज नॉन एज द गोल्ड नंबर। तो इट इज द अमाउंट ऑफ protective colloids, it is the amount of protective colloids in milligram required to just prevent, हमें जरूरत है, required है to prevent, उसे रोकने के लिए, just as coagulation या precipitation of 10 ml of gold solution, किसका precipitation होने से रोकने के लिए 10 ml of gold solution when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it। जब इसके अंदर 1 ml 10% solution NaCl क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे हम इस प्रोसेस को, गोल्ड नंबर कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, गोल्ड नंबर होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।